चार्ज है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है इफ द चार्ज इज मूव अगेंस्ट द कूलम्ब फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई भी चार्ज कूलम्ब फोर्स के अगेंस्ट जाता है, कूलम्ब फोर्स इस पर कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसे धक्का देना पड़ेगा या नहीं, बाहर से हमें फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा ना, इसे धक्का देना पड़ेगा तभी ये जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थे आपके वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी ऑप्शन था इसका सही, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम सम आउटसाइड फोर्स, किसी आउटसाइड फोर्स की एनर्जी यूज होगी इसे धक्का देने में। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोल दो। बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया ताकि आप क्वेश्चन की डेप्थ को समझ पाओ। शेखर, बच्चे काफी कनेक्टेड हैं। एक मिनट रुकना, मैं परमिशन देता हूँ, शेखर कुछ कहना चाहते हैं, बोलो अगर कोई दिक्कत है तो बताओ शेखर जल्दी से। यहाँ पे Q2 हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव होता, माइक ऑन है, सारी चीजें बिल्कुल ऑन है, अगर किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम आती है तो तभी बोलें, बहुत ज्यादा माइक ऑन ना करें, बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट होता है क्योंकि, ठीक है। नेट में प्रॉब्लम आ रही होगी आपके, हो सकता है, ठीक है। मेरा नेट बहुत अच्छा है, इस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आशी ने बोला है कि अगर ये नेगेटिव हो जाता, अलाउ किया हुआ है, मैंने सबको अलाउ किया हुआ है, सबको अलाउ किया हुआ है। हाँ बोलो। हम्म, नहीं तो आप पॉजिटिव भी ले लो, आप नेगेटिव भी ले लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैसे भी ले लो, फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, अगर रिपल्सिव फोर्स है तो हम उसकी तरफ धक्का देंगे। नहीं तो आप कोई भी केस ले लो ना, वो सब को केस के लिए वैलिड है, जो क्वेश्चन है आप कोई भी केस ले लो, हर केस के लिए वैलिड है, इसलिए उसने नहीं बताया। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि नहीं, तब आपको दूर ले जाना है, उस केस में उसके अपोजिट क्या होगा, दूर की तरफ। और क्या, बस बस जो अगला है फोर्स उसका अपोजिट, दैट्स इट। चलिए, ठीक है। बाकी सभी माइक ऑन, आवाज नहीं आ रही, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा नेटवर्क वीक है, तुम अभी बोलो मत, अच्छी नहीं आ रही है आवाज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको सबको बेहतर समझ में आ गया होगा। डाउट देख लेते हैं तुम सबके अगर कोई है। चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को तुम सबके लिए, देखो ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो इस बार नेगेटिव ले लेते हैं, क्यू टी भी पॉजिटिव है, हाँ भाई यहाँ पे Q2 पॉजिटिव लिया है मैंने, तभी तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा ये, लेकिन हमें कहाँ ले जाना है, हमें इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो हमें इसे धक्का देना पड़ेगा, हमें क्या देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा इसे, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है, आर्यन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप कनेक्टेड रहें, डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से कनेक्ट कर लें। रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में इसे स्पीड में देख लेना, क्योंकि रिकॉर्ड करने पे वीडियो काफी स्लो होता है, क्लास वाला, ठीक है। रिकॉर्ड पे लगा हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है मैंने, तो आपको मिल जाएंगी सारी चीजें, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो होता क्या है, एक एक चीज और मैं पढ़ा रहा हूँ, नई चीज, मतलब ये सारे पॉइंट्स आपके काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। देखो है क्या यहाँ पे, कि अगर जैसे हमने फोर्स निकाला था दो चार्ज के बीच, Q1 और Q2 के बीच अगर r डिस्टेंस है, तो हमने फोर्स निकाला था, क्या आया था हमारा, कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच अभी एयर है, यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच अभी एयर है। आशी ये नेगेटिव के लिए भी कैपेबल हो, एप्लीकेबल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, हमें बस जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट फोर्स लगाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर से हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी अपोजिट जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। यहाँ पे Q2 जो मैंने लिया था वो पॉजिटिव लिया था, इस पर फोर्स किस लिए लग रहा था, आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे उसके अपोजिट ले जाना है, ठीक है। तो इन्वर्ट ले जाना है, तो बाहर इन्वर्ट अगर ले जाना है तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी इन्वर्ट जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट नोट करके लिखते जाना है, ये सारे पॉइंट्स जो मैं बताता जा रहा हूँ ये भी लिख लेना। हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, Q1 और ये आपका Q2, अगर दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है तो हमने फोर्स क्या देखा था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये याद है सबको या नहीं है, लिखा है कॉपी में। चलिए, तो अगर इस पूरे सिस्टम को मैंने कहा किसी पानी में डुबो दिया या फिर किसी भी से उसमें रख दिया है मैंने, ठीक है, मीडियम में रख दिया मैंने, किसी मीडियम में रख दिया इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को उठाया मैंने, Q1 और Q2 को, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और मीडियम में रख दिया किसी, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की, ठीक है। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, k है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k है, ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो अगर हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप इसे C ले लें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका, C है, क्योंकि के नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे k कांस्टेंट लिया है हमने, ठीक है, यहाँ पे भी k ले लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मान लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, C है, ठीक है। या फिर एप्सिलॉन नॉट भी ले सकते हो, एप्सिलॉन आर भी ले सकते हो, एप्सिलॉन आर भी ले सकते हैं, और मिलता भी है, पर अभी नहीं, आपको आगे की क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूँ। पहले क्या था, हमने ये देखा था अगर Q1 और Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था। अगर इस पूरे सिस्टम को मैंने किसी भी मीडियम में ऐसे डुबो दिया, रख दिया, शहद हो गया, पानी हो गया, ठीक है, ऐसे ही किसी मीडियम के अंदर रख दिया, तो क्या अब भी दोनों के बीच उतना ही फोर्स लगेगा। अगर इनका इस ये जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, C, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C है तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या कर देना है, जस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे फोर्स क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 C R स्क्वायर, C क्या है, कांस्टेंट, C यहाँ पे है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देना है, तो यहाँ फोर्स निकल आएगा। अब हमसे ये पूछा है कि यहाँ पे जो F फोर्स है, ठीक है, और ये मीडियम के अंदर जो फोर्स है, दोनों का रेशियो बताना है, यही था क्वेश्चन। उसमें कांस्टेंट K लिया था क्वेश्चन में, पर मैंने C ले लिया है, क्योंकि K और K क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो अगर मीडियम में हम देखें तो यहाँ पे मैंने Fm, तो हमें दोनों का रेशियो बताना है, किस किस का, यहाँ पे the ratio of the force between two small sphere with constant charge A in air and B in medium of the dielectric constant K, ठीक है। तो यहाँ पे F और Fm का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या आपका, यहाँ पे आपका बच जाएगा, क्या बचेगा, देखो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल होके बच जाएगा 1/1/1 C, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, C। तो Fm इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F बाई C, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये चीज अगर एक जगह स्टैंड होके बताएं, चलिए देखो, सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की प्रॉपर्टी है। जैसे वाटर के लिए अलग होगी, शहद के लिए अलग होगी,
अभी बस इतना मान के चलो, समझ में आ गया कि नहीं। मीडियम की प्रॉपर्टी जैसे हमने वो पढ़ी थी ना, रेजिस्टिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है, ऐसे ही ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो लिक्विड होते हैं, ठीक है। जैसे अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम मेटल के लिए देखें तो इन्फिनिटी होता है, एयर के लिए देखें तो 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सबके लिए, अगर वाटर के लिए देखें तो 81 होता है, तो इस तरह से डिफाइन है वैल्यूज, ठीक है। अरे उसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 33 फिर से सुन लो। द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर विथ कांस्टेंट चार्ज, दोनों पे चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, ए और बी एयर में, ठीक है, इन द मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। हमें क्या बताना है कि एयर में अगर रखे हुए हैं तब, और जब हमने डाई उसमें डुबो दिया तब, तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है दोनों ही सिचुएशन में उनका रेशियो बताना है। तो एयर में जो फोर्स लगता है वो हमें पता है, और मीडियम में जो फोर्स लगता है वो हमने निकाल लिया है। तो कैसे निकालेंगे, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा फोर्स में उससे डिवाइड कर, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे फोर्स में, तो मीडियम में आ गया। जैसे ही एक दूसरे को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, c। तो F अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। तो एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन c, मतलब जो एयर में फोर्स लग रहा था उसका क्या, 1 अपॉन c टाइम्स। क्लियर हो गया अब। देखो थोड़ा दिक्कत होगी इस आगे क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन को ऐसे ऐसे नहीं है कि बस मैंने बता दिया तुम समझ जाओगे, इसलिए मैं बैकग्राउंड चीजें बताते जा रहा हूँ कैसे क्या चीजें आई हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स ओके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया ना मैंने, एक मीडियम की प्रॉपर्टी है ये। जैसे वाटर हो गया, हनी हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या है, मीडियम है कि नहीं, जिनमें हम चीजें रख सकते हैं। एयर हो गया, तो इन सब की प्रॉपर्टी है ये। एक इलेक्ट्रिक, क्या, एयर का 1 है, ठीक है। और मेटल का जो होता है, मेटल का होता है इन्फिनिटी, बाकी सबका 1 और इन्फिनिटी के बीच होता है, ठीक है। ये लाइन लिख लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर इज 0 एंड फॉर metal it will be infinity and for all other materials it will be between 1 and infinity। क्लियर हो गया। चलिए, जैसे बैटरी, बैटरी में जो भरते हैं पानी डालते हैं कि नहीं डालते हैं, वो भी डाइलेक्ट्रिक ही होता है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं मैं कि तुम्हें थोड़ा समझ में आए कि इन सब का भी यूज है, केवल यही खत्म नहीं है फिजिक्स, जितना पढ़ लिया कि बॉट बोर्ड का हो गया तो काम हो गया, नहीं, आगे भी। थर्ड क्वेश्चन आपका था, टू चार्ज are placed at a distance, if a glass slab is placed between them, force between them will be। अगर दो चार्ज हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस है, अगर दोनों के बीच हमने एक ग्लास की स्लैब रख दी तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको देखो, बस इसलिए मैं कर देता हूं तुम सबको म्यूट, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। चलो सुनो अब केवल मुझे। तो यहाँ पे क्या है, अगर दो चार्ज हैं, जैसे कि यहाँ पे ये अभी Q1 है और ये अभी Q2 है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस r है, तो अगर हम फोर्स यहाँ पे देखें तो क्या होगा, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर दोनों ही चार्ज के बीच मैंने क्या रख दी, एक ग्लास प्लेट रख दी, ठीक है, डिस्टेंस ये t रख दी और ये डिस्टेंस r है दोनों के बीच की, तो अब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स F डैश होगा वो F से कम होगा या ज्यादा होगा, क्या होगा हमें ये बताना है। इंक्रीज होगा फोर्स, डिक्रीज होगा फोर्स, सेम रहेगा या जीरो होगा। फोर्स जीरो नहीं होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा कम, क्योंकि हमने ग्लास भी क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है, ग्लास भी क्या है यहाँ पे एक डाइलेक्ट, मैंने बताया ना, जितने भी, केवल मेटल के लिए इंफिनिटी होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका, और एयर के लिए 1 होगा, बाकी सबका 1 और 0 के बीच होगा। जब भी 1 से बड़ी वैल्यू को आप, 1 से बड़ी वैल्यू से किसी भी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे,
आगे से भी। अरे डाइलेक्ट्रिक, चलो देखो पहले डाइलेक्ट्रिक ही देख लो तुम लोग, नहीं तो जान खा जाओगे। देखो होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनना सारी चीजें, ठीक है। देखो कि कोई भी मटेरियल होता है तो किससे बना होता है, एटम से। एटम में क्या होता है, पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस में, और नेगेटिव कहाँ होता है, बाहर। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, उसे रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब काफी मटेरियल, सभी मटेरियल में ये होता है, लेकिन अगर हम मटेरियल को, ऐसे मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इन दोनों प्लेट जो मैंने ली है, ये जो प्लेट है, प्लेट ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मैंने बताया है, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी मटेरियल को हम इन दोनों के बीच रख देते हैं, तो पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसे इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी, और नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इसकी पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो जाएगी, इस वाले पॉजिटिव से इस वाले नेगेटिव की तरफ ई आई। तो ये प्रॉपर्टी जो मटेरियल शो करता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। चमका नहीं चमका, हाँ या ना। ध्यान से देखो एक बार फिर से, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताई, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी आउटवर्ड, इस तरह से, इस तरह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताई थी, इस तरह से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये होगी कि नहीं। तो अगर कोई मेटल हमने, कोई भी अगर मटेरियल हमने बीच में रख दिया, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव को, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खींचे खींचे से रहेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कि नहीं, अंदर भी तो जनरेट हो गई ना। तो ये प्रॉपर्टी जो भी मटेरियल शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी सभी मटेरियल शो करते हैं, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, तो उसी के हिसाब से इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिसाइड होता है। जो ज्यादा शो करता है, जैसे अगर मेटल देखें तो मेटल के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मेटल के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है अंदर, ये बाहर वाली के बराबर हो जाती है मेटल में। समझ में आ गया। हाँ, ये इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, सारे मटेरियल के लिए अलग अलग होती है ये प्रॉपर्टी, हर मटेरियल अलग अलग तरह से। जैसे रजिस्टिविटी देखा था कि नहीं देखा था, कि अलग अलग मटेरियल अलग अलग थी, अलग अलग मटेरियल के लिए मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी थी। ऐसे ही आपका ये भी क्या है, एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, बिकॉज एवरी मटेरियल, every different material made of with different types of element, and different types of element has a different number of electron and protons. So जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होंगे, तो ये अंदर जो चार्ज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, वो डिफरेंट हो जाता है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होते हैं वो अलग अलग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम के लिए। चमका नहीं चमका, बातें लंबी लंबी सी हैं, थोड़ा लेट से समझ में आएंगे, लेकिन तुम लोग पूछ रहे हो, अच्छी बात है। ये चीज समझ में आई कि नहीं। देखो फिर से ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना,
एकदम बेसिक से। सारे जितने भी मटेरियल होते हैं वो एलिमेंट से बने होते हैं। एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। जब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो अलग अलग मटेरियल को उठा के अगर हम यहाँ रखेंगे, तो ये जो चार्ज अंदर प्रोड्यूस हो रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये किसकी वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से हो रहा है। तो अलग अलग मटेरियल रखेंगे तो अलग अलग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन मटेरियल कितनी शो कर रहा है। उसी उस टर्म को, इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते हैं, जो इस प्रॉपर्टी को डिनोट कर देता है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, हमेशा इसकी वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच होती है। इंफिनिटी होती है मेटल के लिए और 1 होती है एयर के लिए। तो अगर एयर में क्या, एयर में अगर हम देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वही रहेगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मटेरियल रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ खिंच जाएंगे, प्रोटॉन एक तरफ, मतलब खींचते नहीं है इस तरह से, लेकिन वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे नेट नेगेटिव आ जाता है पॉजिटिव के पास और नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। सारे के सारे एलिमेंट, वो सारे के सारे मेटल्स, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, सबके लिए इंफिनिटी होती है। मैं मेटल बोल रहा हूँ, मेटल्स बोला है मैंने, एक पर्टिकुलर नहीं बोला। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं स्पेसिफिक करता, स्पेसिफाई करता, ठीक है। वाटर के लिए अलग होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैरोसिन के लिए अलग होगी, ठीक है, हनी के लिए अलग होगी। अब समझ में आया कि नहीं थोड़ा थोड़ा? अरे यार होता क्या है देखो, अगर एक मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, सुनो, मैग्नेट है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास एक मैग्नेट है और यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो मैग्नेट को आप बीच में करोगे, ये मूव करे ना करे घूम जरूर जाती है, घूम जाती है कि नहीं, नॉर्थ इसका साउथ की तरफ, साउथ नॉर्थ की तरफ। ऐसे ही जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके बीच में, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और किसी मेटल में मूवेबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, किसी में कम होती है, उस प्रॉपर्टी पे डिफाइन करता है, ठीक है। इसीलिए अब तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है, जैसे कि रेजिस्टिविटी एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी थी, ऐसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। लिखो ये कॉपी में नोट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, जैसे दो चार्ज थे हमारे, एक चार्ज ये था और एक चार्ज ये था, Q1 और Q2। अगर इसके बीच हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखना स्टार्ट कर दिया, K या C, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक रखना स्टार्ट कर दिया, तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। क्लियर है अब? नेगेटिव, अरे मैं बोल तो रहा हूँ आसी, मैंने बोला नहीं 1 और इन्फिनिटी के बीच होती है क्या, नेगेटिव 1 और इन्फिनिटी के बीच आता है क्या? पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम भी। कम से कम 5 बार बोल चुका हूँ मैं, 1 और इन्फिनिटी के बीच होती है। और मैंने ये भी बता दिया 1 होती है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, और इन्फिनिटी होती है मेटल के लिए, लिख लेना ये भी। एक्स्ट्रा चीजें हैं यार, ये सीखते हुए चलो, देखो दिमाग पे जोर पड़ेगा तुम्हारे, इसमें कोई शक नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। दिमाग पे जोर पड़ेगा, आप पे क्वेश्चन आएंगे, आप पूछें, मैं मना नहीं करूंगा। पर अब अगर कभी कभी ये तेज आवाज में ही बात कर दो, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो कि तुम्हें जरूर कोई ना कोई बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट में उतना टाइम लगना नहीं चाहिए जितना तुम्हें लग रहा है समझ में। समझदार बच्चे हो यार तुम सब, ठीक है। अभी समझ में आ गया एकदम क्लियर? चलो बढ़िया, ठीक है। ये पूरी व्याख्या थी डाइलेक्ट्रिक के लिए। डेंसिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है रुद्रास, डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वो कितना, उस पर जो चार्ज है, अपोजिट चार्ज कितना प्रोड्यूस हो रहा है।
डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है ये। डेंसिटी जरूर मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ऐसे ही आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। इस तरह से आप लेके चलो। रजिस्टिविटी कितने जल्दी समझ गए थे तुम लोग के मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ऐसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जब भी दो चार्ज के बीच हम कोई भी स्लैब रख देते हैं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो F इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, F E इज इक्वल टू क्या था, F बाई Q। तो F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो E अगर कम हो जाएगा, ये अपोजिट जनरेट हुई है ना, ये देखो ये इस डायरेक्शन में अपोजिट जनरेट हुई है, तो नेट जो होगा ये कम हो जाएगा। क्या होगा, कम होगा। अगर ये कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इस वजह से फोर्स भी कम हो जाता है। क्लियर हो गया ये? जल्दी से एक आध दो स्माइली भेज तो मस्त थी, समझ में आ गया है तो। ठीक है, दिमाग पे जोर आएगा, इसमें कोई शक नहीं बच्चों। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिमाग पे जोर आएगा, क्योंकि जो चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अरे भैया, विद्रोह ठीक है, देख लियो तुम भी कैरी मिनाटी का वीडियो है, यलगर शांति का परिचय दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय द रिलेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं लिखाई दे रहा हूं, आप अच्छे से याद रखना। रिलेशन आप लिख लो चाहो तो, लो जी, लिख रहे हो क्या, लिख लो जल्दी से। 35 का डी गलत है भैया, 35 का डी जिसने लगाया, 35 का सी सही है, 35 का सी सही था। चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। तो आप, हाँ, सी सही है, 35 का सी सही है, बाकी सब गलत हैं, कुछ भी। देखो ध्यान से, ठीक है, तो आप ये रिलेशन याद रखना, लिख लो इसे कहीं कॉपी में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन नोट करके लिख लेना इसे, और E इज इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dx। dV अपॉन dx, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बात सेम ही है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ जी, बस यही तो था, इसी का तो इंतजार था, तुम पूछो कि ये डी डी क्या है, ये डी डी क्या है, डी डी देखो इधर, ये डी डी क्या है भैया, अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा तुम्हें ये चीज समझाने का अच्छी तरह से। डी डेल नहीं होगा ये, डी वो डी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये अलग ही कुछ चीज है जो आप आगे पढ़ेंगे जब 11th में आएंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस चीज को तुम्हें समझाने की, ठीक है, और तुम भी पूरे दिमाग लगाने की कोशिश करो, सब के सब ऐसे बैठ के मोबाइल को आराम से ऐसे देख रहे हो बेड पे ऐसे टिक के, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है, एक्टिव रहना पड़ता है। और तुम सब एकदम लॉकडाउन में एकदम खुद को लॉकडाउन कर लिया, एकदम ऐसे हाइबरनेट नहीं हो जाते जैसे जानवर, सर्दियों में खा पी के एकदम बस 6 महीने के लिए फुर्सत, है ना, पोलर बियर बन रहे हो सबके सब। देखो इधर होता क्या है, मैं कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना और थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बट जोर डालो दिमाग पे सब लोग, तो ये चीज समझ में आ जाएगी बड़े अच्छे से। अब देखो, आप हो और पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप और आपके पेरेंट्स के बीच कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, तो आप डिपेंड करते हो पेरेंट्स पे,
बहुत ही बेसिक चीज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाओगे तुम, इतनी गारंटी है। तो देखो, आप डिपेंड करते हो पेरेंट्स पे। अगर पेरेंट्स की सैलरी जो है वो बढ़ गई, मान लिया अभी 40,000 50,000 जितनी है, जिसकी जितनी है, कोई वो दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से सोच लो तुम लोग, ठीक है। जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तो तुम्हारी पॉकेट मनी में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ना। तुम्हारे जो खर्चे हैं रोज के, घर पे भले ही डायरेक्टली ना मिले तुम्हें, इनडायरेक्टली तुम्हारे ऊपर भी खर्चे बढ़ जाएंगे कि नहीं, बढ़ेंगे। तो मतलब एक में अगर चेंज हो रहा है तो आपके वहां सैलरी में चेंज हो रहा है, तो यहाँ आपके खर्चों में चेंज हो रहा है। एक में चेंज होने से दूसरे में चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या पापा आप पे डिपेंड करते हैं? क्या आपसे आके बोलते हैं बेटा आज पैसा दे दो यार, खर्चा खत्म हो गया? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कितने तरह के, दो तरह के वेरिएबल की बात कर रहे हैं। एक डिपेंडेंट होते हैं और एक इंडिपेंडेंट होते हैं। कितने तरह की? दो तरह की, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट कौन है यहाँ पे? आप। किस पर? इंडिपेंडेंट कौन है? पेरेंट्स, ठीक है। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे ही मैंने बाई बाई से डिनोट कर दिया, ठीक है। इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो देखो, जैसे ही अगर हम, ये आपका पेरेंट्स हैं, ठीक है, वाई से मैं पेरेंट्स को डिनोट कर रहा हूँ, वो सॉरी आपको, वाई से आपको डिनोट कर रहा हूँ, एक्स से पेरेंट्स को। और दोनों के बीच जो रिश्ता है, बेटे बाप का या बेटे बीवी बेटी का, ठीक है, या फिर कोई भी रिश्ता हम ले सकते हैं। मम्मी भी तो डिपेंड करती हैं, इन केस मम्मी नहीं कमाती हैं अगर, तो उस सिचुएशन में, ठीक है। तो रिश्ता कोई भी हो सकता है। ऐसे ही हमें दोनों के बीच, जैसे ये कौन है? पापा जी, और ये कौन हो? आप, आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो दोनों के बीच एक रिश्ते को हम ऐसे डिनोट करते हैं फंक्शन से, ठीक है। ये एफ के डिनोट कर रहा है, एक फंक्शन है जो कि रिश्ते को डिनोट कर रहा है आपके और पेरेंट्स के बीच के। अब भाई कोई पेरेंट्स में क्या हो सकता है, मॉम डैड होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, लेकिन चाचा चाची भी हो सकते हैं, आपके अंकल आंटी, है ना, मौसा मौसी, बुआ फूफा फूफी, कोई भी हो सकता है पेरेंट्स में। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? वो रिश्ता डिनोट कर रहा है एफ। वाई क्या है? आप हैं। और डिपेंड किस पे कर रहे हैं? एक्स पे, जो कि पापा जी। और दोनों के बीच रिश्ता क्या है? एफ। तो यहाँ अगर पापा जी की सैलरी है, उसमें अगर चेंज होगा तो आपके खर्चों में चेंज होगा कि नहीं होगा? बस इसी छोटे से, जैसे कि अब देखो, पापा की सैलरी में अगर दोगुनी बढ़ गई तो आपके खर्चे में जो चेंज आएगा वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर पापा की सैलरी इन केस 50,000 थी, 50,000 थी, लेकिन उनकी सैलरी 50 रुपए बढ़ी, 50,000 50 रुपए हो गई है, तो आपके जो चेंज होगा वो इतना छोटा सा, कहीं ना कहीं खर्चा तो आपके ऊपर ही होना है जाके, ठीक है। तो वो चेंज इतना छोटा सा होगा कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन छोटे छोटे से चेंजेस को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए, हम किसका यूज करते हैं? हम डी अपॉन डी एक्स, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसे हम? डिफरेंशिएशन। और इस चीज को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि अगर, ये बेसिकली क्या है, अगर हम इसमें चेंज करते हैं बहुत, तो इस क्या रिस्पेक्टिवली चेंज क्या होगा? ये क्या डिनोट कर रहा है? चेंज ही डिनोट कर रहा है कि इसमें जो आपका v क्या है, पोटेंशियल में अगर हम d डिस्टेंस बढ़ेंगे, होता क्या है? समझ में आया? ये थोड़ा थोड़ा समझ में आई स्टोरी के नहीं? ये क्या डिनोट कर रहा है? वही चेंज डिनोट कर रहा है। स्टोरी समझ में आई कुछ कुछ या नहीं? स्टोरी समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ूं। समझ में आई ना? एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट जो है उसमें चेंज होगा तो डिपेंडेंट में तो चेंज हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखो भैया, स्टोरी तो हम दोबारा नहीं बता पाएंगे। मैंने क्या बोला है? एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट कौन? आप लोग। इंडिपेंडेंट कौन? पेरेंट्स। दोनों के बीच रिश्ता एफ। तो अगर इनकी सैलरी में वैसे ही इंक्रीमेंट होगा तो वाई में उतना ही चेंज होगा, वाई में जो डिपेंडेंट है, जो रिश्ता होगा। पेरेंट्स होंगे तो ज्यादा कर देंगे, लेकिन अंकल आंटी ज्यादा करते भी हैं, वो लोग भी करते हैं, मैं इस बात में वो नहीं कर रहा, लेकिन रिस्पेक्टली थोड़ा कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है पास के रिश्तेदार हैं कि दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है।
तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर इसमें चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब इसमें बहुत कम चेंज हो तो इसमें कितना चेंज होगा, उस चेंज को डिनोट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई अगर y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वो dx, ये चेंज को हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, कि अगर आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है x में तो y में कितना, रिस्पेक्टिवली y में कितना चेंज होगा, dx अपॉन dy। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये क्या करता है, बहुत ही छोटे से चेंज को डिनोट करता है। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है, मैं इस बात पे आता हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ से अलग नहीं होऊंगा, यहीं खड़ा रहूंगा ताकि आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहे। तो देखो होता क्या है, अगर यहाँ पे चार्ज रखा है, ठीक है, यहाँ पे r डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, मान लिया ये 1 मीटर है, पॉइंट P1, और यहाँ से 1 मीटर और ये पॉइंट P2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 और यहाँ पे E2 होगी कि नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल V1 और यहाँ पे पोटेंशियल क्या V2 होगा कि नहीं। तो आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है, तो क्या पोटेंशियल में भी तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी तो है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा और पोटेंशियल में चेंज होगा, तो ये वही डिस्टेंस है डी। बी क्या है, पोटेंशियल है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हमें कहीं भी ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या बताओ, रिलेशन बताओ, तो ये आपका इस तरह से डिनोट करेगा। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि डी एक्स आप बढ़े, अगर आप इस डायरेक्शन में ये डी एक्स बढ़े तो पोटेंशियल में चेंज डी वाई होगा। माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि कम हो रहा है पोटेंशियल, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, V2 लेस देन V1 होगा, पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर पे कम होगा। एक बार और, ठीक है, ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पे चार्ज है तो एक पॉइंट मैंने P1 लिया है पास में 1 मीटर की डिस्टेंस पे, एक पॉइंट दूसरा लिया है P2 2 मीटर की डिस्टेंस पे। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और पोटेंशियल V1 है, और पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और पोटेंशियल V2 है, तो अगर यहाँ पे E में भी चेंज हो रहा है, V में चेंज हो रहा है, तो कब चेंज हो रहा है, जब हम dx कर रहे हैं। तो E में अगर हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और dx अगर हम डिस्टेंस चलें, ठीक है, तो पोटेंशियल में किस हिसाब से चेंज होगा, तो dv अपॉन dx, ये बेसिकली क्या बता रहा है, चेंज बता रहा है। x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में जो हम चल रहे हैं, x क्या है, डिस्टेंस है जो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, इसलिए ये चीजें 12th में पढ़ाई जाती हैं, तुम लोग कहाँ फंस गए हो, 12th में है ये सारी चीजें, अभी नहीं है। बी पोटेंशियल है भैया, कितने बार बताऊं मैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुनाई नहीं देता क्या तुम सबको, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी पोटेंशियल है, डी एक्स क्या है, डिस्टेंस है, और dv अपॉन dx क्या चेंज दिखा रहा है कि अगर हम dx डिस्टेंस चले तो पोटेंशियल में dv चेंज होगा, अगर हम dx चले तो पोटेंशियल में dv चेंज होगा, और वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। माइनस साइन क्या है कि आगे बढ़ रहे हैं तो ये पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बस ये है, मैथ की चीजें हैं ये सब। काफी लोगों के ऊपर से उड़ गया होगा, कोई बात नहीं, आप लोग आज तसल्ली रखें, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। आप ये केवल इक्वेशन याद रखें कि अगर रिलेशन कहीं से भी हमें पूछ दिया कि रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, तो E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, d चेंज को बता रहा है भाई। b का फॉर्मूला क्या था, b का फॉर्मूला क्या था बताओ जल्दी से, b इज इक्वल टू, देखो जल्दी से, b इज इक्वल टू क्या था, k q अपॉन r होता है। अगर r बढ़ेगा तो b घटेगा नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो r जब बढ़ेगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है b घटेगा। किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r होता है। r अगर बढ़ेगा तो b घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, आगे की तरफ आएंगे तो b घटेगा। b यहाँ पे पोटेंशियल है, लो तुम ऐसे लिख लो यार इसे, चलो
यहाँ पे क्या लिख लो, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन कवर्ड डिस्टेंस, इस तरह से लिख लो। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनटीएससी का लेवल है और इसे ही अचीव करना है आप सबको। डी की कोई वैल्यू नहीं होती, डी केवल चेंज को दिखाता है, दैट्स इट, कोई वैल्यू नहीं होती डी की। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। E इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, और डेल क्या दिखाता है, चेंज को दिखाता है, इसलिए और छोटा चेंज को दिखाना है तो डी से डिनोट करते हैं, बहुत छोटे चेंज को हम डी से डिनोट करते हैं, थोड़ी बड़े जो चेंज होते हैं उन्हें डेल से डिनोट करते हैं। कुछ नहीं आते हैं, सीधा सा फॉर्मूला पूछा है, क्वेश्चन तो कभी पूछेगा ही नहीं, है ही नहीं कोर्स में, वो तो तुम सबको बताना था बस इसलिए। देखो होता क्या है, एक चीज और, बेसिक चीजें हैं यार, देखो ये सब, अगर किसी को कोई बोर तो नहीं हो रहा, बाकी बच्चे सब सुन रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, रिप्लाई कोई नहीं कर रहा। विशाल समझ में आ रहा है तुम्हें, श्रेया, शाश्वत, विशाल, श्रेया, शाश्वत, थोड़ा थोड़ा बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें थोड़ी तो हैवी हैं, धीरे धीरे, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं, जिस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो यार एनटीएससी का लेवल यही है, ठीक है। रुद्रांश, देखो भैया, सिलेबस में कुछ भी लिखा हो, मैंने जो पढ़ा दिया वो आना है एग्जाम में, बस दैट्स इट, बात खत्म। एग्जाम के पहले दिन तक जो पढ़ा दिया उतना आएगा, बात खत्म, ठीक है। सिलेबस में क्या लिखा है मुझे मतलब नहीं है। इतना ज्यादा नहीं हो गया कि अभी बताना पड़े कि इतना सिलेबस है, ये है वो है, एक तो चैप्टर हुआ है उसमें तुम लोग रो देते हो, पता नहीं कितने कमजोर हो। बच्चे पता है बहुत ताकतवर होते हैं, कमजोर होते नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े होने लगते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार खड़ा होता है, वो कभी ये तो नहीं कहता कि नहीं ये पैर में लग गई, ये चीज हो गई, वो चीज हो गई। लेकिन जैसे ही बड़े होने लगते हैं तो हम एक्सक्यूज देने लगते हैं, हम बोलने लगते हैं ये रीजन है वो रीजन है, सब व्यर्थ है, ठीक है। इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लो, कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतरीन करना है और बढ़िया लाइफ जीनी है और पेरेंट्स के लिए अच्छा करना है, तो एक्सक्यूज देना छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई काम तुम नहीं कर पा रहे हो तो ये मत कहो कि उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, खुद को कैपेबल बनाओ कि नहीं इस बार नहीं हो तो अगली बार होगा, ठीक है ना। इस चीज को जितने जल्दी समझ जाओगे लाइफ उतनी बेहतर, उतनी जल्दी हो जाएगी, नहीं तो स्ट्रगल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। सारी चीजें सोच पे डिपेंड करती हैं हमारे, सच्चाई यही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा ध्यान देना, और बहुत चुटकियों में समझ में आएगा ये, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक चार्ज रखा हुआ है आपका क्यू, ठीक है। इस चार्ज से चारों तरफ, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, 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 यहाँ 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 यहाँ, सब जगह आर डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सब जगह अगर पॉइंट पे, इन सभी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी या अलग अलग, ये बताओ मुझे। सारे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। रुद्रांश एकदम सही है तुम्हारा, शोएब एकदम सही है, दुर्गेश एकदम सही है,
बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करें जिनका इंटरनेट सही है। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने एकदम सही बोला, सेम होगा सेम होगा सेम होगा सेम होगा, बिल्कुल सही। तो अब मैं देखो, अब ये तो मैंने बोर्ड पे बनाया तो यहाँ पे सर्किल देखेगा, लेकिन अगर मैंने हवा में ऐसे रख दिया तो एक स्फेयर बनेगा ना, ये तो ऐसे ऐसे पूरा एक स्फेयर बनेगा, जिसमें क्या होगा, सारे पॉइंट होंगे, और सारे के सारे जो सरफेस होगी स्फेरिकल सरफेस, उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अगर हमने वहां पे सेंटर पे ओरिजिन पे हमने पॉइंट वो रख दिया है चार्ज, तो सारी की सारी पूरी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी कि नहीं, और पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि E का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और V इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर। तो देखो R सबके लिए सेम रहेगा तो E और V दोनों ही सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे एक ऐसे सरफेस बना सकते हैं कि नहीं, इस तरह से। समझ में आ गया ये, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना, होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा और इसे बढ़ाएं, एक और सरफेस बना सकते हैं ऐसे ही, उन सारी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। हाँ, इस पर थोड़ा सा ज्यादा होगी, अंदर वाले पे बाहर वाले पे थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई और बी की वैल्यू घटेगी। आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ई और बी की वैल्यू घटेगी, लेकिन अंदर वाली जितने भी सरफेस हैं इस पर सेम रहेगा, और बाहर बाहर वाली सरफेस पे भी सेम रहेगा, लेकिन अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाहर वाला थोड़ा सा कम होगा। इतना चीज क्लियर है एकदम? ऐसे ही एक और सरफेस हम बना सकते हैं, लो जी। तो ऐसे ही हम क्या बहुत सारी सरफेस बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी सरफेस बना सकते हैं जिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इन सरफेस को हम बोलते हैं, ये जो सरफेसेस हैं आपकी, इन्हें बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बोलते हैं हम इन्हें, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बना लो ये और याद रखो, और डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, शॉर्ट में लिख दिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं रिपीट कर देता हूं, देखो, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑल पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल। थोड़ी तो चीजें हैवी हैं, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तुम सबको ये लेक्चर एक बार और देखना पड़ेगा, मुझे पता है कुछ बच्चों को देखना पड़ेगा, देख लेना, डोंट वरी, रिकॉर्ड हो रहा है मैं डाल दूंगा। बस भगवान करे कि वॉइस वाइस सारी चीजें एकदम प्रॉपर हो जाए उसमें रिकॉर्ड। इट्स ओके। इन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑल पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ, देखो इस सरफेस पे, ये सरफेस R1 डिस्टेंस पे मान लो, दूसरी सरफेस R2 डिस्टेंस पे, तीसरी सरफेस R3 डिस्टेंस पे, सारी की सारी सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा, अंदर वाली पे मान लिया E1, इस वाली पे E2, इस वाली पर E3, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पे पोटेंशियल V2, यहाँ पे पोटेंशियल V3। तो V1 जो होगा वो ज्यादा होगा, V2 और कम होगा, V3 और कम होगा, क्योंकि R की वैल्यू बढ़ती जा रही है। R की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो V की वैल्यू घटेगी, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, E और R दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R की वैल्यू बढ़ेगी तो E की और V की वैल्यू घटेगी, लेकिन ये जो सरफेस होगी इस पर पोटेंशियल, सारी सरफेस पे जितने पॉइंट होंगे सब पर पोटेंशियल सेम होगा, इस पार्ट पर भी पोटेंशियल सब पर क्या होगा, सेम होगा, और बाहर वाले पे भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस फॉर्मूले को तुम एज इट इज याद रखो सोएब, पूछो मत कैसे आया, ठीक है, डेरिवेशन नहीं है कोर्स में, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। ये फॉर्मूले दोनों एज इट इज याद रखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे याद रखो, के क्यू अपॉन आर होता है। क्लियर है एकदम?
हाँ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है, और बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। टाइम होने वाला है बेटा, बहुत जल्दी जल्दी टाइम जाएगा। देखो ये सारे टॉपिक पर मैं कवर करूंगा, तो मैं सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तभी तो कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे और एक्स्ट्रा करेंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा दिमाग खर्चा होगा। देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं तुम सबके दिमाग में, जब पढ़ाना स्टार्ट करो अच्छी अच्छी चीजें, तो वो जायज है, और सीखोगे, काफी अच्छा सीखोगे। लिख लिया होगा आई होप ये सब तुमने। अब एक क्वेश्चन मेरा है इस कॉन्सेप्ट से, जो मैं पूछना चाहता हूँ, सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना और सुनना, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि मैंने एक चार्ज लिया, और इस चार्ज को इसी सरफेस पे यहां से यहां ले गया। सरफेस चेंज नहीं की मैंने, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैं चार्ज को घुमा रहा हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। वर्क डन क्या होगा? ऑप्शन 1 0 -1। आर्यन एकदम सही है, तुमने एकदम सही बोला। दुर्गेश का भी सही है, केशव का भी सही है। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डेल V, और इक्को पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। हर्ष गलत हो गया, इक्को पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं? इज इट क्रिस्टल क्लियर और नॉट? आई मीन चमका या नहीं चमका? अरे भैया रुद्रांश, ध्यान दो थोड़ा सा इधर आप, बाकी बच्चे भी ध्यान दें। मैंने क्या बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, एक ही सरफेस पे, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये तीन सरफेस है। तीन में से कोई एक सरफेस पे मैं अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाऊं, एक ही सरफेस पे, सरफेस चेंज नहीं हो रही है, वो तो स्फेरिकल सरफेस है ना, तो इस सरफेस में मैं कहीं भी ले जाऊंगा इसे, ठीक है? तो अगर इस सरफेस में मैं कहीं भी ले जाऊं तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 0, क्योंकि पोटेंशियल में चेंज हो नहीं रहा है। याद करो, W इज इक्वल टू क्या लिखा था? Q Q इंटू वी, Q इंटू डेल वी, लिखा था कि नहीं लिखा था? तो यहाँ पे डेल वी तो 0 है ना, चेंज तो है ही नहीं ना पोटेंशियल में, पोटेंशियल जो है वही है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया कि नहीं? शोएब, रुद्रांश, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था वो रिप्लाई करें बस, बाकी शांत बैठे हैं। कुछ की तो बत्ती जल गई है, बाकी सबकी गुल है। थोड़ा सा करंट आया बल्ब में? चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अब बढ़िया सा, और एक और, ठीक है? मिल जाए देख लो एक आध क्वेश्चन। ध्यान देना, मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे, ये सब कर लिया होगा तुमने, मिटा देता हूँ मैं। अरे बहुत कुछ है इस चैप्टर में सीखने के लिए। स्लो हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि देखो यार, चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कोर्स खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ये बात तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। एक महीने में खत्म हो जाता है, पर मेरा मेन उद्देश्य है क्वालिटी। अरे भाई, इक्को पोटेंशियल सरफेस जो हमने लिखा है उस पर 0 नहीं होता है।
हाँ जी। एक- हाँ भैया, वर्क डन होता है सभी के लिए होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो हमने क्या बोला, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इन टू वी। डेल वी बोला ना मैंने उधर। डेल वी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, पूरी की पूरी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो चेंज तो हो नहीं रहा है ना। नाइन्थ का याद करो। अगर एक ही टेबल पे आप ब्लॉक को यहाँ से वहां खिसकाते हो, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है? नहीं होता है, जब तक हाइट कवर नहीं करोगे तब तक नहीं होगा चेंज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसा ही यहाँ पे है, इक्को पोटेंशियल सरफेस पे कहीं भी चार्ज को ले जाओगे पोटेंशियल में चेंज होगा ही नहीं, तो वर्क डन होगा ही नहीं। हाँ डेल है उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक क्वेश्चन है, ध्यान दे थोड़ा सा और करें। ठीक है। फिगर शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज बॉडी विद इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो मैं बना देता हूँ। 1 पॉइंट ए है और 1 पॉइंट बी है। आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कहीं से इमर्ज हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनी हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है भैया, कि इधर कहीं पॉजिटिव होगा या फिर इधर कहीं नेगेटिव। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में से फैलती हुई जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, इधर कहीं पॉजिटिव होगा। जमगा नहीं जमगा? ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि आर डिस्टेंस पे दो पॉइंट हैं, ये ए और बी। आपको बताना क्या है, चार ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ग्रेटर देन ई बी। बी ऑप्शन है आपका ई ए लेस देन ई बी। ऑप्शन सी है आपका ई ए इज इक्वल टू ई बी अपॉन आर। और ऑप्शन डी है आपका ई ए इज इक्वल टू ई बी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये चार आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी हुई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कहीं पॉजिटिव रहा होगा, इसलिए ये ऐसी निकल रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। दो पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ई ए है और बी पर ई बी है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगी वो बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास, सेलेक्ट द राइट एंड एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आर्यन एकदम सही है, इससे पहले भी एक बच्चे ने बताया था, वो भी सही था। देखता हूं मैं किसने बताया था। शेखर, शेखर का भी सही है। अमीश गलत हो गया, अनिमेश गलत हो गया तुम्हारा, गलत हो गया। एकदम सही है दुर्गेश, दुर्गेश ने सही बताया है। केशव का गलत है। शाश्वत सही है एकदम। रितु गलत हो गया। शोएब गलत हो गया। अरे भैया देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके पास ए है ना, और बी दूर है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और बी पर कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और बी पर कम होगी, बात खत्म। भाई यहाँ कहीं अगर हम देखें तो ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ कहीं क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इससे अगर हम देखें तो ए पास में है और बी दूर पे है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और बी पर कम होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? स्वयं जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? आशी, रितु गलत हुए थे क्योंकि आपका ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है दिव्यांश।
ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने अभी जस्ट पहले स्टार्ट में ही बताया था, अगर ये पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये वो लाइनें हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देती है, और जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उसे हम कैसे पढ़ते हैं, कोई ना कोई वो दे देते हैं ना शकल। जैसे भगवान की हमने मूर्तियां बनाई हुई है, पर किस कोई रियल में मिला है क्या भगवान से, नहीं मिला है, कोई नहीं मिला है, सब झूठ बोलते हैं। उन्होंने बस, हम सब ने एज्यूम किया हुआ कि भगवान ऐसा हो सकता है, या फिर भूत ऐसा होता है भयंकर। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देती है, तो हमने लाइन से डिनोट किया है कि अगर पॉजिटिव की वजह से ऐसे आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड। तो ये काफी सारी चीजें डिफाइन कर देती हैं कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दूर दूर हो रही है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो ये जो रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास है तो ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इस तरह से समझ सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम देखो, इस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है, तो ए उसके पास हो जाएगा और बी उससे दूर हो जाएगा, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और बी पर कम होगी, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r बढ़ने से E घटता है, डिस्टेंस बढ़ने से E घटता है। अब क्लियर, हाँ या ना? दिमाग पच्ची हो गया होगा आज बेटा। कोई बात नहीं, अभी एक आध दो क्लास और करेंगे, बहुत कुछ बाकी है अभी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है यार, सीखो तो ऐसा सीखो कि मजा आ जाए। देखो 10th में आ गए हो, अब तुम मतलब बड़े हो गए हो, थोड़ा समझदार हो गए हो, लगे रहो बस साथ में, फोड़ेंगे एकदम। एक क्वेश्चन और करें हम लोग। अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, बिल्कुल सही। पहले पढ़ाई कर लेते हैं, तुम अच्छे नंबर ले आओ, फिर तुम हमें पार्टी दे दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, क्लास का टाइम हो गया है खैर। ठीक है, तुम्हारे ग्रुप पे मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ अभी, क्योंकि वो मोबाइल में है ऑलरेडी फोटो खींची हुई, तो सॉल्व कर लेना उसे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना बैठ के, जो डाउट आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और ऐसी ही दो तीन बातें और करेंगे। अभी तो ये कह सकते हो कि वार्म अप नहीं कह सकते हो, मतलब प्रैक्टिस चल रही है, अभी प्रैक्टिस चल रही है। वार्म अप तो आपका हो गया वो जब हमने पढ़ा बोर्ड वोर्ड वाला। चलिए जी, तो देखो बच्चों, कुछ बच्चों ने पूछा था कि एनटीएससी के हिसाब से कौन सी बुक रहेगी सही। 1 घंटे का वीडियो हो गया भैया तुम्हारा रिकॉर्ड करने वाला।